चलिए, जय हिंद फिर मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक छोटे से परिवार में आपका। यहाँ हम सब जो एनटीपीसी यूजी का तैयारी के लिए हम जो लगातार स्टैटिक जीके के रूप में ले रहे थे, ये हमारा आज तीसरा क्लास है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लासें लिए हैं। तो हम टारगेट ये किए हैं कि 7 तारीख से पहले पहले 15 क्लास को पूरा कर लेना, और 15 छक 90 ऐसे ही हो रहा है। मतलब कि अगर हम 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रत्येक क्लास में अगर कवर करते हैं, वैसे यहाँ क्वेश्चन तो आपको टॉप 40 क्वेश्चन ही नजर आएंगे, बट उसके आसपास के 40 प्रश्न और भी अगर हम कवर करते हैं तो 1000 प्लस स्टैटिक जीके के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो आप जुड़े रहिए और आइए यहाँ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। फटाक से इसका आंसर भी कॉमेंट आपको करना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारे क्या पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था। मतलब कहने का मतलब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की इकोनॉमिक्स किस चीजों पे निर्भर कर रही थी सबसे ज्यादा। उस समय हमारे पास क्या थे। उसके बाद ही पंचवर्षीय योजना आते हैं और पंचवर्षीय योजना पे कार्य किए जाते हैं योजना आयोग के द्वारा, और उसमें जिस जिस चीजों की कमी रहती है उस चीजों पर उसी के 5 वर्ष उसी पे खर्च करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी को ज्यादा डेवलप करना है। इसीलिए पंचवर्षीय योजना की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। बट इस प्रश्न में सोचिए कि स्वतंत्रता के समय भारत में राष्ट्रीय आय, भारत में इनकम का सोर्स सबसे ज्यादा क्या था। तो उस समय थे कृषि, उस समय थे कृषि। क्या थे? कृषि सबसे ज्यादा ही, मतलब सबसे ज्यादा लोग अगर आश्रित पे रहेंगे तो कृषि पर ही रहेंगे। इसीलिए उस समय जब जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, उनके द्वारा नदियों पर बांध बनाए जाते हैं कि ताकि आसपास के क्षेत्रों में कृषि बहुत अच्छा हो सके। इसलिए हम उस समय सबसे ज्यादा निर्भर थे किस चीजों पर, कृषि पर। और इसमें देखिए कि कुछ चीजें को यहाँ ऐड किया गया है, जैसा शायद अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ हम क्लियरली रूप से इसका हम बोल देते हैं। जैसे जैसे आपको पता होगा कि टोटल अभी तक पंचवर्षीय योजना 12 टोटल पंचवर्षीय योजना हुए हैं। कुछ यहाँ पंचवर्षीय योजना को अध्ययन करते हुए आगे की ओर हम चल रहे हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम क्या कर सके, कवर कर सके। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, ये 3 आपको अवश्य याद होंगे। सब 1900 में हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको याद करवा देते हैं। 3 पंचवर्षीय योजना लगातार आपको याद करना है। और पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पे कार्य किए गए थे, तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। पहले पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग की प्राथमिकता, और तीसरी पंचवर्षीय योजना स्व रिलायंस, मतलब खुद के आत्मनिर्भरता बनाने के लिए खुद को यहाँ किया गया था। ठीक है, तो 3 पंचवर्षीय योजना पहले आप याद कीजिए। तीनों पंचवर्षीय योजना ऊपर से लेकर के 3, पहले 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। तो 3 पंचवर्षीय योजना ऊपर हो गए। उसके बाद यहाँ 3 के बाद 3 साल के गैप लेना है। 1969 से 74, फिर यहाँ 74 से 78, फिर यहाँ 2 गैप लेना है। 1980 से 85, और यहाँ फिर 85 से 90, उसके बाद यहाँ फिर उसके बाद 2 गैप लेना है। 90 से 92 से ये 95 हो गया, ये 95 से ये हो जाएंगे 2002 हो जाएंगे। फिर ये 2 से 7 हो जाएंगे, और फिर ये 7 से 12 हो जाएंगे, 7 से 12 हो जाएंगे, और फिर 12 से 17 हो जाएंगे, 12 से 17 हो जाएंगे, 2012 से 17। इस प्रकार टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं। हम ईस्वी को फिर से रिपीट कर देते हैं। पहले 3 लगातार में कोई परिवर्तन नहीं करना है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 66 के बाद 3 साल गैप लेना, तो 69 से 74, और उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना तो हो गया 69 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, और उसके बाद 85 से 90, उसके बाद उधर लेना है 92, 90 के बाद 2 साल के गए 92 से 97, उसके बाद 97 से 2002, 2002 से 2005, 2002 से 2007, और 2007 से 12, और 12 से
2017 जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही, उसके बाद 2015 ईस्वी में योजना आयोग को स्थगित करके नीति आयोग ला दिए गए और नीति आयोग प्रत्येक साल लाया जाएगा। जिस तरीके से योजना आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ, प्रश्न पूछेंगे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग के अध्यक्ष जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री होते थे, उसी तरीके से नीति आयोग के अध्यक्ष भी क्या होंगे, प्रधानमंत्री ही होंगे। उसके बाद इस तरफ है कि हम किस चीजों पर योजना आयोग में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, तो सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना जब 1951 से 56 ईस्वी में होता है, तो उस समय कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस किए जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना जब 56 से 61 ईस्वी तक होता है, तो उसमें उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जब 61 से 66 में होते हैं, तो आत्मनिर्भरता स्वयं के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किए जाते हैं। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना उधर 69 से जब 74 ईस्वी में होता है, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78 ईस्वी में होते हैं। तो इसमें न्याय के साथ गरीबों को कम करना, चौथा में अर्थात गरीबी कम करना और विकास को तेजी करना। उसके बाद अगले गरीबी हटाना और उसमें आत्मनिर्भर बनाना। मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में गरीबी कम करने का फोकस किया गया, और जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाना और सभी लोग को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे इधर हम 5 इधर भी आपको याद करवा चुके, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा स्वयं रिलायंस, और चौथा पंचवर्षीय योजना गरीबी को कम करना, और पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटा देना। इस तरीके से हमारे कार्य किए गए। उसके बाद आते हैं इधर इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना में कार्य किए गए। पांचवी योजना के रूप में पर ही जोर दिया गया, अर्थात गरीबी हटाने पर ही जोर दिए गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना पर ही जोर दिए गए, किसमें, छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना में फूड प्रोडक्शन, रोजगार और उत्पादन पर फोकस किया गया, और आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन और जनसंख्या के नियंत्रण पर फोकस किए गए। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 7% की विकास दर की रेट तय की गई। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वरोजगार और संसाधन के विकास किए गए, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक और तेजी का विकास किया गया, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वच्छ शिक्षा, स्वच्छता इत्यादि चीजों पर सुधार पर फोकस किया गया। देखिए, इतने सारी तो आपको याद नहीं हो सकता, ये तो आप निश्चित है, और इतने सारे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे। तो हमें सभी को रट्टू तोता की तरह पढ़ना भी नहीं है, आपको इस भी अवश्य ध्यान होनी चाहिए। साथ में ऊपर के 3 आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों पर ही आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। और इधर इस भी आपको अवश्य याद होना चाहिए, जैसा कि आपने देखा कि पहला प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सभी भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं उतना ही बनता है, ठीक है। चलिए अगले आ जाइए। भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पूर्ण विवाह के समर्थन तथा बाल विवाह के विरुद्ध किया था? अब इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने विधवा पूर्ण विवाह को समर्थन किया तथा बाल विवाह का विरुद्ध किया, कि मतलब विधवे लोग भी विवाह कर सकते हैं और बाल विवाह को रोक लगाया गया? ऐसा किनके द्वारा कार्य किए गए? ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या सैयद अहमद खान? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और आप ऐसा सेट लगा रहे हैं तो ये मत सोच के लगाना है कि जिसमें ग्रीन टिक है वही हमारा आंसर है, नहीं, ये चारों ऑप्शन को कलर अलग रखने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन से? विधवा पूर्ण विवाह और बाल विवाह पे रोक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए यहाँ आ जाते हैं, कुछ और हैं हमारे पास जो सुधारक हैं, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारक, जिनके द्वारा काफी आंदोलन किया गया। जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए। तो ये कुछ समाज की स्थापनाएं किए गए जो कि हम अभी आपको याद करवा देंगे, ये निश्चित है। आप हमें समय दीजिए, बाकी रिजल्ट दिलाना हमारा काम रहेगा। जैसे ब्रह्म समाज, अभी देखिए, अगर कोई व्यक्ति, जैसे पंडित जी को हम सब ब्राह्मण बोलते हैं, तो वो
थोड़ा सा उस समय के ब्राह्मण जो होते थे वो राजा होते थे। ऐसे हम एक कहानी सुना के आपको क्या कर रहे हैं, याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो सत्य होगा और असत होगा। तो अगर हमसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म ब्रह्म से समझेंगे हम ब्राह्मण, और ब्राह्मण उस समय के जो होते थे वो काफी धनी होते थे, इसलिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। जिस तरीके से ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले। प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से करते हैं, इसलिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। हमने इसमें तो जैसे 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस आपको कंप्लीट है। चलिए, प्रार्थना आप करते हैं आत्मा से, इसीलिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद सत्य शोधक। चलिए, ब्रह्म के बारे में कहानी बताएं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। बाकी के दो ही बचे ना, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया। जैसे आत्मीय सभा आंदोलन किए गए राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रार्थना हम सब करते हैं आत्मा से, इसलिए प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तत्व बोधनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना हमने अभी बोला कि जो ब्राह्मण होते थे वो पहले राजा होते थे, इसलिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। आर्य समाज स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओहुम। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो जिन्हें हम डायरेक्ट अपने दिमाग में सेटअप कर सकते हैं। और वैसे आपको पता है कि रिजल्ट वही व्यक्ति देते हैं जिनका कम से कम 5 से 6 बार हर एक सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि ये 15 दिन के 15 क्लास में ना तो चीज़ों को अच्छे तरीके से, यहाँ अगर कोई पहले आए और अभी उठ पुट के सबसे पहला फार्म जिनका भरा हुआ आए और वहाँ तैयारी करें और एनटीपीसी के हमारा रिजल्ट हो जाए, ये संभव नहीं है। ये सपना मत देखिएगा। कम से कम सिलेबस 2, 3, 4, 5 बार कम से कम कवर हो लेना चाहिए। जितना ज़्यादा रहेगा उतना चीज़ों को आप फास्ट रिवीजन कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद मतलब टीएसी का गठन किया जाता है? किस परिस्थिति में, अर्थात टीएसी का मतलब जनजाति सलाहकार एक परिषद बनते हैं जो कि जनजातियों की रक्षा के दृष्टि से जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना किए जाते हैं। अब यह किस परिस्थिति में किया जाता है? जब जनजाति जनसंख्या 50% से अधिक हो जाए तब, या यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति होनी चाहिए उस राज्य में, या यदि राज्य में कोई वन्य क्षेत्र हो तो, या जब जनजाति जनसंख्या 10% से अधिक हो तो। देखिए, इसमें परसेंटेज का कोई खेला नहीं है। और राज्य में कोई वन, जनजाति का मतलब वने मत सोचिए, कम से कम उस राज्य में एक जनजाति होनी चाहिए, एक अनुसूचित जनजाति क्या होनी चाहिए उस जगह पर टीएसी की स्थापना होगी। अर्थात टीएसी का मतलब हो गया जनजाति सलाहकार परिषद। जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना होंगे। और देखिए, इसमें टोटल 20 सदस्य होंगे। टीएसी में जो सदस्य बनेंगे उसमें सदस्य की संख्या 20 सदस्य होंगे, और इस 20 सदस्य में 16 सदस्य होना चाहिए जनजाति लोग के समुदाय के लोग ही होने चाहिए। 16 गो होना चाहिए उसी के सदस्य। और विधानसभा के आदिवासी प्रतिनिधि, ये सब सभी 20 जो होंगे वह विधानसभा के आदिवासी प्रतिनिधि होंगे। ना, ये 20 नहीं, ये जो 16 इसमें बनेंगे, ये 16 सदस्य होना चाहिए। जैसे टीएसी जनजाति सलाहकार परिषद में टोटल सदस्य 20, जिसमें से 16 सदस्य वो व्यक्ति चुने जाएंगे जो विधानसभा के आदिवासी प्रतिनिधि होंगे, उसमें से 16 सदस्य ये चुने जाएंगे टीएसी में, जनजातीय सलाहकार परिषद में। देखिए, इसका अध्यक्ष जो होता है वह राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य के इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो जिस राज्य में यह जनजाति सलाहकार बनेंगे, इसका अध्यक्ष वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। फटाक से बात बताइए, क्या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए हमारे संविधान की कौन सी
कौन सी अनुसूची इसके लिए है, कौन सी अनुसूची है? फटाक से सोचो, फटाक से सोचो। जैसे अनुसूची हम आपको कल याद करवाएं, बोलिएगा, पूरी अनुसूची को एक साथ बोल देना है हमारे साथ, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास के बीच में हमने एक अलग से क्लास लिए हैं जो स्पेशल अनुसूची पढ़ाएं। वह क्लास भी अगर आप नहीं देखे होंगे तो अनुसूची का क्लास अवश्य ही आप जा करके देख लीजिए, क्योंकि पूरी अनुसूची को याद करवा दिया गया। फिर भी यहाँ हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे पहले अनुसूची में भारत संघ एवं राज्यों क्षेत्र का वर्णन, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवें अनुसूची में अनुसूची जाति एवं अनुसूची जनजाति के क्षेत्रों का, और छठे अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में अनुसूची जाति जनजाति के शासन प्रशासन की व्यवस्था, और सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र के शक्तियों के बीच का बंटवारा, जिसके लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई। और आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित, जिस समय हमारा संविधान बना उस समय मात्र 14 भाषा थे, लेकिन आज वर्तमान में 22 भाषा हो चुके हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है। इस तरीके से अगर आपको भी एकदम गायत्री मंत्र की तरह अगर अनुसूची को पढ़ देना है तो आप अवश्य ही जाइए और वह क्लास अवश्य जाकर के आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, उसको देखिए। ठीक है, तो आप बताइए अनुसूची जाति एवं जनजाति के लिए यहाँ जो हमारे आएंगे वह कौन सी अनुसूची आएगा? जैसे कि अनुसूची जाति एवं जनजाति के लिए अनुसूची 5 आएंगे, अनुसूची 5, अनुसूची 5, जबकि इसका अनुच्छेद 244 के पहला में वर्णित है। अनुच्छेद 244 के 1 में वर्णित है कि किसी भी राज्य में अगर एक भी जनजातीय समुदाय के अगर लोग रहते हैं तो वहां टीएसी की स्थापना होगी, वहां टीएसी की क्या होगी, स्थापना होगी। ये अनुच्छेद 244 के पहला में वर्णित है। देखिए, सबसे पहले 1950 ईस्वी में, सबसे पहले 1950 ईस्वी में ओडिशा में इसकी स्थापना हुई थी, ओडिशा में इसकी स्थापना हुई थी। अब एक बात सोचिए कि इसका अध्यक्ष तो होता है उस राज्य के मुख्यमंत्री, इसका अध्यक्ष तो होता है उस राज्य के मुख्यमंत्री, बट इस जो टीएसी जनजातीय सलाहकार परिषद का जो गठन करेगा वह गठन कौन करते हैं? तो वह गठन राज्यपाल करते हैं, वह गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे मित्रों कि ये हमारे तीसरे प्रश्न क्या हुए, तीसरे ही है ना, तीसरे प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अगर हम 40 प्रश्न अगर कंप्लीट करते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सारी चीजों का रिवीजन इस 15 दिन के 15 क्लास में हम आपका कंप्लीट कर दे सकते हैं, 15 क्लास में कंप्लीट कर दे सकते हैं। चलिए आ जाइए, क्या पूछा जा रहा, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? जैसे एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे और एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। जैसे आप इस शब्द को ही देख रहे होंगे कि काफी मुलायम होनी चाहिए, ज्यादा कठोर नीति उस चीजों के प्रति नहीं होना चाहिए, वो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं? तो पहले सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, तो इसमें ब्रिज है जो हार्ड में है, पानी है जो पानी की पाइपलाइन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हवाई अड्डा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जबकि शिक्षा, अगर किसी भी जगह पे जो पब्लिक की सार्वजनिक शिक्षा होनी चाहिए वह काफी सॉफ्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सॉफ्ट होनी चाहिए। इसलिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सार्वजनिक शिक्षा, स्वच्छ अस्पताल वगैरह को रखा जाएगा, वह सॉफ्ट के अंतर्गत रखे जाएंगे। पुलिस व्यवस्था सॉफ्ट के अंतर्गत रखे जाएंगे, जबकि कोई भी ठेका होगा, ब्रिज बनाने वाला, पानी पाइपलाइन या हवाई अड्डा, ये सब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या पूछा जा रहा, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की प्रकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब जिस समय जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जिस समय हम अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे, उस दौरान भारत में राष्ट्रीय आय हो जाए या प्रति व्यक्ति आय की प्रकल्पना, मतलब कौन से ऐसे संगठन थे उस समय? ऐसा कोई संगठन था जो हमारे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाता था? ऐसा कोई संगठन की बात पूछी जा रही है। तो आप देख लीजिए, औपनिवेशिक सरकार प्रति व्यक्ति आय की परिकल्पना करती थी, राष्ट्रीय आय की उपेक्षा करती थी? नहीं, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता था। औपनिवेशिक सरकार राष्ट्रीय आय की परिकल्पना करती थी, प्रति व्यक्ति आय की उपेक्षा करती थी, कुछ नहीं। औपनिवेशिक सरकार ना तो राष्ट्रीय आय की कल्पना करती थी और ना ही प्रति व्यक्ति आय की। औपनिवेशिक सरकार प्रत्येक वर्ष ईमानदारी से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की परिकल्पना
परिकल्पना नहीं करती थी, इसमें ऐसा कुछ करता ही नहीं था। तो औपनिवेशिक सरकार है जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की परिकल्पना करने का कभी भी कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया गया है। तो औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान ऐसा हुआ था कि हमारे ना तो देश का क्या राष्ट्रीय आय है और हमारे देश के प्रति व्यक्ति क्या आय है, इसकी जांच करने के लिए कोई ऐसा संगठन नहीं था। अगर ऐसा संगठन होता तो शायद हमारे देश का शोषण नहीं होता, और शोषण अगर नहीं होता तो फिर हम औपनिवेशिक नहीं कहलाते। इसलिए ऐसी कोई भी संगठन नहीं था जिसके प्रति मतलब अंग्रेज सरकार हमारे क्या करते थे, उसकी परिकल्पना करते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत में अर्थात 1949 ईस्वी में एनओसी की एक स्थापना होती है, और यही एनओसी जो कि दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में बनाए जाते हैं, और वह हमारे देश के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की परिकल्पना का अनुमान लगाया इस से ही जाता है। तो ये जब स्वतंत्र भारत हुए तो 1949 ईस्वी में पीसी महान लोबिस की अध्यक्षता में, किसके, पीसी महान लोबिस की अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है, और यही हमारे एक समिति बनते हैं जो कि राष्ट्रीय आय समिति बनते हैं। अच्छा, वो जो दादा भाई नौरोजी बोले ना, वो 1867 से 1868 ईस्वी में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की कल्पना का अनुमान लगाए थे दादा भाई नौरोजी, ना कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो राष्ट्रीय आय की समिति बनेंगे उसके अध्यक्ष पीसी महान लोबिस होंगे। लेकिन अगर पूछे कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान कौन लगाया, तो वृद्ध व्यक्ति अर्थात दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 से 68 ईस्वी में सबसे पहली बार क्या लगाया गया, तो हमारे देश के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु अपर्दन द्वारा निर्मित छिछला मरुस्थल गर्त निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। देखिए, ये वायु अपर्दन द्वारा निर्मित का तात्पर्य ये हो रहा कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा हमारा रेगिस्तान, एक रेगिस्तान का इमेज लगाया गया। यहाँ होता है क्या कि जब रेगिस्तान में तेजी से हवाएं चलती है, तो हवाएं जब चलती है तो कुछ जगह का जो बालू वहाँ का होता है, रेत होता है, उसको उड़ा करके ऊंचा स्थान पर कर दिया जाता है, और यहीं पे कहीं कहीं क्या बन जाते हैं, गड्ढा बन जाते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है छिछला मरुस्थल। और ये जो गर्त मतलब हो गया क्या, गड्ढा। गर्त निम्नलिखित में से क्या कहे जाते हैं, पेंडिमेंट, प्लाया या इंसेलबर्ग या अपवाहन गर्त। तो उसी को कहा जाता है अपवाहन गर्त, क्योंकि मिट्टी जो रेत होते हैं इस जगह पर अपर्दन अर्थात एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चल जाते हैं, और कहीं कहीं पे रेगिस्तान में गर्त अर्थात गड्ढा बन जाते हैं। उसी को बोला जाता है कौन से, अपवाहन गर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपवाहन गर्त बोले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या पूछा जा रहा प्रश्न, जो देखिए प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा कि भारत के बेलूर में चिन्ना केशव मंदिर है, ठीक है, के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग किया गया। देखिए एकदम मुलायम पत्थर ये होते हैं, ठीक है, ये एकदम मुलायम पत्थर है, क्योंकि इस मुलायम पत्थर से ही डिजाइन बना दिए गए मूर्ति के, स्तंभ के और पूरे मंदिर का। और ये पूछा कौन सा है, चिन्नाकेश्वर मंदिर जो कि भारत के बेलूर में स्थित है, उसमें किस पत्थर पर कार्य किए गए थे, बलुआ पत्थर पर या सुपर स्टोन पर या संगमरमर पर या ग्रेनाइट पर। तो वो जो बना है वह सुपर स्टोन पत्थर से बने हैं। कौन से पत्थर, सुपर स्टोन पत्थर से बने हैं चिन्नाकेश्वर मंदिर, ठीक है, चिन्नाकेश्वर मंदिर। देखिए यहाँ कुछ दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में और उत्तर भारत के मंदिरों के बारे में हम यहाँ स्लाइड लगाए हैं कि अगर वो प्रश्न पूछा है तो ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अवश्य बनेगी। जैसे ग्रेनाइट पत्थर के निर्माण से बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है वह बनाया गया है, जो कि दक्षिण भारत की यह मंदिर है। मतलब अधिकांश दक्षिण भारत के मंदिर ग्रेनाइट से ही बने होंगे, और इसमें से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर में है वह ग्रेनाइट से बनाया गया है। सफेद संगमरमर से जो राजस्थानी और आधुनिक मंदिर का निर्माण किया गया है वह सफेद संगमरमर, मतलब कि बृहदेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर ग्रेनाइट, और राजस्थान के अगर कोई मंदिर होंगे तो वो सफेद संगमरमर, और लिंगराज जो कि उड़ीसा में है, लिंगराज में जो भी मंदिर या उत्तर भारत के जो अधिकांश मंदिर है वो बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। जबकि महाराष्ट्र के एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसे बेसाल्ट चट्टान
चट्टानों से बनाया गया है? तो लिंगराज, बलुआ, सफेद संगमरमर राजस्थान, ग्रेनाइट बृहदेश्वर मंदिर या दक्षिण भारत की मंदिर? बेसाल्ट चट्टान से। कैलाश का एलोरा मंदिर जो बना है वह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। चलिए यहां आ जाइए, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? 2025 में इसरो के नवीनतम रॉकेट कार्यक्रम में NGLV का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए इसका हो जाएगा क्या? न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन, क्या होंगे ऐसे? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो मतलब ये तो तय है कि लास्ट में लॉन्च व्हीकल, लैंडर व्हीकल्स नहीं, लॉन्च व्हीकल तो न्यूक्लियर नहीं, ये भी नहीं होंगे क्योंकि इससे भी हम पकड़ सकते हैं, लैंडर व्हीकल नहीं, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स हो जाएंगे जो कि इसका पूर्ण रूप हो जाएंगे। जैसे PSLV और GSLV का आप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आप ध्यान रखते हैं ना, उसी तरीके से NGLV का क्या है? तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स, उस जो रॉकेट को लॉन्च करने का बनाया गया है उसी में NGLV बनाया गया है, इसरो के द्वारा 2025 में बनाए गए हैं। जैसे यहाँ आप देख लीजिए कुल फुल फॉर्म, जैसे PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV तो क्या दिया गया? जियोक्रोनिक्स सैटेलाइट लॉन्च। उसके बाद LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब देख लीजिए इसमें कौन कौन से रॉकेट को भेजा जाता है। जैसे PSLV के द्वारा इसरो सबसे भरोसेमंद रॉकेट है जो हल्के एवं मध्यम वजन के कोई भी उपग्रह को अगर ध्रुवीय क्षेत्र में भेजना होगा, हल्का उपग्रह को अगर ध्रुवीय क्षेत्र में भेजना होगा तो उसे PSLV के द्वारा क्या करेगा? इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन अगर GSLV के द्वारा भारी कोई संचार उपग्रह है तो पृथ्वी की उच्च कक्षा में अगर ले जाना है, इसे ध्रुवीय कक्षा में ही पहुंचाया जाएगा और हल्के लॉन्चर होना चाहिए, मतलब हल्के उपग्रह होना चाहिए, तो वहां पे हम PSLV का प्रयोग करेंगे। लेकिन GSLV जो कि भारी संचार के उपग्रह हो और साथ में उसको कहां? पृथ्वी की उच्च कक्षा में ले जाना है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, मतलब इससे भारी ई और इससे भारी ये रॉकेट है जिसका उपयोग चंद्रयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन और बेहद भारी कमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। अर्थात PSLV से ज्यादा भारी वाला करेगा GSLV और GSLV से भी ज्यादा भारी वाला करेगा LVM-3। ये सभी जो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अंतरिक्ष में यहां से ले जाने वाला एक रॉकेट है, कोई भी उपग्रह को अंतरिक्ष पहुंचाने वाला एक क्या है? रॉकेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी जो राजस्थान में किस स्थान के निकट अरावली के पश्चिमी ढलान से निकलती है? मतलब कि जैसे हमारा सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, जैसे हमारे सबसे प्राचीन पर्वत कौन हो गए? अरावली पर्वत हो गए। तो अरावली पर्वत के पास से ही एक नदी निकलती है जो कि लूनी नदी निकलती है, जो कि राजस्थान से होते हुए कच्छ के रण में जाकर के यह विलुप्त हो जाती है, ना कि यह महासागर में जाके मिलती है। अर्थात अरब सागर में यह नहीं मिलती है बल्कि कच्छ के रण में ही इस नदी का क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। तो वही चीज प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के किस स्थान के निकट यह अरावली पर्वत से निकलती है? तो यह अजमेर के निकट से निकलती है। यहां देख लीजिए अजमेर के निकट से अरावली पर्वत निकलेगी और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते यह कच्छ के रण में विलीन हो जाएगी, ना कि यह महासागर में जाकर के मिलेगा, इसलिए महासागर में जाके यह नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। आम चुनाव के बाद 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय मंत्री कौन है? मतलब 2025 में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं अमित शाह जो हमारे क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। तो आप कुछ मंत्री परिषद कैबिनेट के कुछ मंत्री ले लीजिए जो कि काफी महत्वपूर्ण और फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। जैसे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, सड़क परिवहन नितिन गडकरी, विदेश मंत्री S जयशंकर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, खेल मंत्री L मंडाविया और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप S पुरी। इस तरीके से आपके कैबिनेट के मंत्री क्या होने चाहिए? आपको याद होना चाहिए।
चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। जैव विविधता पर कन्वेंशन किस वैश्विक सम्मेलन के द्वारा किया गया था? जैव विविधता अर्थात आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी के 3 सम्मेलन हुए हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन टोटल कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। क्या आपको तीनों पृथ्वी शिखर सम्मेलन याद है? हाँ जी, 3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ, जबकि दूसरे पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुए और तीसरे पृथ्वी सम्मेलन 2012 ईस्वी में हुए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरो में हुआ, जो कि यह ब्राजील में पड़ते हैं। और जो हमारा दूसरा पृथ्वी सम्मेलन वह जोहान्सबर्ग अर्थात यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। और तीसरे पृथ्वी सम्मेलन जो हुए, जो जहां पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुए थे वहीं पर रियो डी जनेरो ब्राजील में ही तीसरे पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन ये जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जब 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, वहीं पर इस मुद्दा पे क्या किए गए थे? चर्च किए गए थे, जैव विविधता पर कन्वेंशन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पे आइए। अगले प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा, बताइए। बोस्टेट लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अम्ल की परिभाषा नहीं है? मतलब कल भी अम्ल का एक प्रश्न था और आज भी अम्ल का एक प्रश्न है। मतलब ये तो तय है कि अम्ल और क्षार से आपके प्रश्न अवश्य बनेंगे। जो कि कल अम्ल के क्या प्रश्न थे जो हम आपको बता देते हैं कि इनमें से कौन अम्ल का गुण नहीं है। तो ये OH आयन वाला कल था, तो ये तो गुण नहीं है क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित करता है। साथ में यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। साथ में अम्ल जो है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। इसका स्वाद भी दिया था कल, तो इसका जो स्वाद है वह खट्टा होता है। यह कैसा होता है? खट्टा होता है। यहाँ एक व्यक्ति का नाम दे दिया गया बोस्टेट लोरी सिद्धांत के अनुसार। कौन है जो अम्ल की परिभाषा नहीं है? तो एक बात बताइए, ये हाइड्रोक्साइड आयन OH देगा? नहीं देगा। साथ में यह प्रोटीन ग्रहण करेगा? नहीं, ये त्यागेगा। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? नहीं। तो यह प्रोटीन दान करता है। यह प्रोटीन क्या करता है? दान करता है। ये क्या होते हैं? अम्ल का गुण होता है, अम्ल का गुण होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4। चलिए 13 नंबर प्रश्न आ जाइए। क्या पूछा जा रहा? हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब इतिहास के प्रश्न है। वे आभूषण, इमारती लकड़ी और दैनिक उपयोग के लिए कुछ वस्तुएं का निर्यात करते थे। और निर्यात का अर्थ क्या हो रहा? किसी दूसरे देश को बेचना, किसी दूसरे को बेचना निर्यात कहा जा रहा। तो क्या एक बात बताइए कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में हम किसी चीज को बेचते नहीं थे? तो हाँ बेचते थे, क्योंकि व्यापार का भी साक्ष्य हमें मिलता है, इसलिए व्यापार तो होगा। देखिए उनके सबसे मन पसंदीदा आभूषण कार्नेलिनिया की मोती होती थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। हड़प्पावासी व्यापार में सक्रिय रूप से संलग्न थे, व्यापार तो करते ही थे। हड़प्पावासी औजार, बर्तन और कड़ाही बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे। बताइए ये संभव है कभी? ये संभव? देखिए हम इन दोनों ऑप्शन के बारे में अगर कंफर्म और श्योर नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब हम चौथे ऑप्शन पढ़ेंगे कि हड़प्पावासी औजार, बर्तन और कड़ाही बनाने में सोना के प्रयोग करता था, ये गलत है। और यहाँ पूछा वही चीज आ रहा कि कौन कथन गलत है, तो ऑप्शन चौथा ही गलत है। लेकिन जब यहाँ आ गए तो अब इसे अवश्य ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा वासियों का सबसे पसंदीदा आभूषण कार्नोलिन की मोती होते थे और वह व्यापार में तो संलग्न है ही थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। राष्ट्रपति मुर्मू अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसीसी के अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि करने के लिए किस देश गए थे? तो वेटिकन सिटी गए थे। किनका था? पोप फ्रांसीसी का अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि बन के गए थे, तो वेटिकन सिटी गए थे।
चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या प्रश्न पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन से निर्वाह खेती का विशिष्ट विशेषता है। और निर्वाह खेती का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ खेती बीघा 2 बीघा खेती करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कंप्लीट करना, उसी को निर्वाह कृषि कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? निर्वाह कृषि। जैसे वाणिज्य की फसल उत्पादन करना निर्वाह कृषि में नहीं होगा, आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग नहीं होगा, परिवार की उपभोग के लिए खेती करना, मतलब 1 बीघा 2 बीघा खेती सिर्फ इसलिए किया जा रहा कि ताकि अपने परिवार के लोग उस जो फसल उपजेगा उसको हम खाएंगे, उसी को क्या कहा जाता है? निर्वाह खेती कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा? प्रश्न देखिए, पूर्व तटीय मैदान पर लैगून का निर्माण के पीछे का मुख्य कारण क्या है? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे पश्चिमी तटीय हो गए और पूर्व तटीय हो गए। पहले हमें राज्य बोल दीजिएगा। तो सबसे पहले इस तरफ 5 राज्य हैं, अर्थात पश्चिम के तरफ जो कि अरब सागर के तरफ 5 राज्य, और बंगाल की खाड़ी अर्थात पूरब में पूर्व तटीय राज्य हमारे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात हो गए, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के यहाँ पे थोड़ा सा गोवा हो जाएंगे, गोवा के इस तरफ यहाँ सटेंगे तो ये कर्नाटक हो जाएंगे, और कर्नाटक के बाद केरल हो जाएंगे। मतलब इस तरफ का याद करो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। भारत के पश्चिम तटीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। उसके बाद अब आते हैं पूर्व तटीय राज्य में, तो यहाँ हो जाएंगे तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा, और यहाँ पश्चिम बंगाल। इस तरीके से टोटल हमारे भारत के राज्य 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ तटीय सीमा का निर्माण करता है, जो कि भारत के सबसे ज्यादा तट बनाने वाला राज्य गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पूर्व तटीय मैदान का लैगून का निर्माण के पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए लैगून को समझिए क्या है, लैगून को पहले समझिए क्या है कि जैसे जो भी हमारे पूरब तट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो कम ढलावनुमा होती है, इसलिए जब वह नदी बहती है और जब पूरब तट में बंगाल के खाड़ी में मिलने से पहले तो जब नदी बहती है ना, तो नदी जब बहती है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा करके लाता है, और जब जिस समय वह बंगाल के खाड़ी में मिलने वाला होता है उससे पहले, मतलब उसी जगह पर मिट्टी का अपर्दन जो वो लेकर के बहा करके जाते हैं वो वहां पर रोक देता है, वहां पर क्या करता है? रोकता है। और उसके बाद जब समुद्र की पानी के उस तरफ से भी उसकर जब आते हैं तो वहां पर एक इस गोलाकार आकृति की तरह बन जाता है, गोलाकार आकृति की तरह बन जाते हैं, मतलब इस तरीके के बन जाते हैं, इस तरीके के बन जाएंगे। जैसे इधर से भी नदी का पानी बहा करके लाया तो मिट्टी अपर्दन के कारण, और इधर से भी इसका समुद्र के लहरें मारा तो यहां पानी इकट्ठा हो जाएगा, और इसी को लैगून झील कहा जाएगा। इसी को क्या कहे जाएंगे? लैगून झील कहे जाएंगे। जैसे यहां देखिए क्या कहा जा रहा, नदी द्वारा गाद जमाव, अर्थात लंबी और धीमी गति से बहने वाली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद एवं रेत मिट्टी तलछट बहाकर लाती है और उसे मुहाने पर जमा कर देता है। मतलब जिस समय वह समुद्र में मिलने वाला होता है उसी समय वहां पे जाके मिट्टी को क्या कर देगा? जमा कर देगा, और इस तरफ से जब समुद्र की लहरें आएंगी तो उसका अवरुद्ध का निर्माण करेगा, अर्थात वो जो तलछटे बनेंगी वह समुद्र के लहरें को रोकने का कार्य करेगा, और बंगाल की खाड़ी में लहरें और तटीय धारा इस जमा हुआ रेत या मिट्टी को किनारे समानांतर धकेल देता है। इसे समुद्र के किनारे एक प्राकृतिक रेत की लंबी पट्टी बन जाती है, जिसी को क्या कहा जाता है? तो लेगून कहा जाता है। जो कि देख लीजिए कि भारत में सबसे ज्यादा खरे पानी वाला जो चिल्का झील उड़ीसा में बना हुआ है वह लैगून झील ही है। मतलब खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, खड़े पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, और चिल्का झील है कहाँ? उड़ीसा में है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खरे पानी के लैगून का यह झील है। उसके बाद पुलिकट झील जो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर, वह भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। और कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लैगून झील को समझ सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
कि विवर्तनिक गतिविधि एवं भ्रंश रेखा विस्थापन नहीं, तट के किनारे नदियां और लहरों द्वारा निक्षेपण के कारण, क्योंकि तट के किनारे जो भी नदी रहेंगे और जो समुद्र के लहरों के निक्षेपण के कारण ही बनेगा कौन सा, तो लैगून का निर्माण होगा। क्या होंगे, लैगून का निर्माण होगा। और फटाक से 18 नंबर प्रश्न का क्या बताइए, आंसर बताइए कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन से लचीले और अनुशीलक बहुलक हैं जो कि ब्रश में, टूथ ब्रश में या अन्य सफाई करने वाले चीजों में क्या होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। तो वह सही आंसर नाइलॉन 6.6 हो जाएंगे। और 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, क्या पूछा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निजीकरण का उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में खाली स्थान उत्तम बनाता है। मतलब निजीकरण का अर्थ क्या होता है, जो पूछा जा रहा कि परिचालन दक्षता एवं प्रतिस्पर्धात्मक होता है, राजनीतिक प्रभाव होते हैं, या सरकारी व्यय होता है, या नौकरशाही नियंत्रित होते हैं। अर्थात निजीकरण के तहत क्या किया जाएगा, तो जो परिचालन दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक होंगे उसको उत्तम बनाया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा, उत्तम बनाए जाएंगे निजीकरण के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ निजीकरण का डिफिनेशन क्या कहता है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे। अर्थात निजीकरण क्या कहता है कि निजीकरण से तात्पर्य व्यय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा। मतलब कहने का मतलब देखिए, इतना मत पढ़िए आप डायरेक्ट ये बात सोचिए कि निजीकरण का तात्पर्य क्या होगा कि कोई भी सरकारी जो चीजें होंगी उसको किसी पर्सनल व्यक्ति के अधिकार में दे देना निजीकरण कहलाएगा। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइवेट कर देना क्या कहलाएगा, निजीकरण कहलाएंगे। बस ये दिमाग में आप बैठाइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। 2025 में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया था। यह संगठन कहाँ था, लंदन के यूके में, या टोरंटो कनाडा में, या शिकागो यूएसए में, या कहाँ था, नई दिल्ली के भारत में थे। तो यह चीजें कहाँ थी, तो यह शिकागो में थी। कहाँ थी, शिकागो यूएसए, संयुक्त अरब अमीरात में। क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने 2025-26 के कार्यकाल में हेमंत पटेल को अध्यक्ष के रूप में चयनित किया था, और यह संगठन कहाँ था, तो शिकागो में था। कहाँ था, शिकागो में था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन किस क्षेत्र में धार्मिक शुद्धिकरण और अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो आप नाम देख करके ही लग रहा है कि जैसे मुस्लिम है, और मुस्लिम उस समय सबसे ज्यादा बंगाल में थे, तो बंगाल में यह आंदोलन किया गया था, फराइजी आंदोलन। और यहाँ देख लीजिए कि कुछ आंदोलन के बारे में आपको अवश्य बताए जाएंगे, जो कि, या नहीं तो आप ऐसा कीजिए कि आंदोलन को अवश्य आप एक बार जरूर देख लीजिए कि जैसे कि विद्रोह और आंदोलन से प्रश्न काफी ज्यादा पूछ रहा है। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में विद्रोह और आंदोलन से प्रश्न क्या हो रहा है, ज्यादा पूछ रहे हैं। यहाँ आइए, जून 2025 में किस वैश्विक चिप डिजाइन सम्मेलन में 62वें संस्करण सैन फ्रांसिस्को में जिन एआई चिप हैकथॉन की घोषणा किया गया था। कहां पे किए गए थे, तो फटाक से इसका आंसर देखिए, कंप्यूटर के प्रश्न है, और कंप्यूटर के भी प्रश्न हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं। डीएससी में कहां पर प्रयोग किए जाते हैं, डीएससी में। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए, क्या पूछा जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने वैश्विक, अरे यार पीछे हो गया क्या। चलिए केरल के जो मुख्यमंत्री, मई 2025 में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक योजना शुरू किया गया था, ज्योति योजना, या उषा योजना, या प्रतिभा योजना, या गार्गी योजना, जो कि केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना प्रस्तुत किए गए थे। और यह योजना ज्योति योजना के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। कौन सी योजना, ज्योति योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, क्या कहा जा रहा। मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 45 केजी कैटेगरी में पैरा लिफ्टिंग में 101 केजी भार उठाने वाला 101 केजी भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई। खुशबू गिल नहीं, सोनम पटेल नहीं, कवि प्रिय राज नहीं, जसप्रीत कौर। और आप नाम सुने हैं, इसलिए जैसे ही इसको पढ़िएगा तो पक्का ही आपका दिमाग 4 पे ही जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। मई 2025 में इसरो के द्वारा आदित्य L1 अर्थात ये सूर्य पे जाएंगे मिशन के वैज्ञानिक डेटा का अपना पहला सेट जारी किया। यह मिशन की प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो सूर्य वाला ही जो आंसर है वही होगा, क्योंकि आदित्य L1 का संबंध सूर्य के सबसे बाह्य परत का प्रेक्षण करना, इसलिए जैसे ही आप आदित्य L1 देखिए तो सूर्य वाले ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सही आंसर यही होंगे इसका। चलिए, हैदराबाद के निजाम ... के अधीन ब्रिटिश सलाहकार संधि को स्वीकार कर लिया गया था। तो जब हैदराबाद के निजाम थे, मतलब कौन से ब्रिटिश उस समय थे जिनसे सहायक संधि स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेस्ले। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ले। और यह स्वीकार कब किया था? जो देख लीजिए 1 सितंबर 1978। 1 सितंबर 1900 भाई 1978 में क्यों करेगा जी? 1878 होंगे। 1 सितंबर 1878। हाँ, 1 सितंबर 1878 ईस्वी में क्या किया गया था? लॉर्ड विलेजले ने सहायक संधि हैदराबाद स्वीकार कर लिए थे। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। क्या पूछा जा रहा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्ष के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? मतलब ऐसा 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में बनाया गया था कि पहले आपको 6 वर्ष हमारे देश में रहना होगा, उसके बाद ही आप भारतीय नागरिकता के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन व्यक्ति के लिए कहा गया था? पाकिस्तान से आए सिख को, या इजराइल से आए यहूदी को, या नेपाल से आए बौद्ध को, या श्रीलंका से आए हिंदू को? तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लगाइएगा तो इसका आंसर जरूर आप सही कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान से आए सिख के लिए ऐसा नियम बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शहर में 2025 के राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह की मेजबानी किया गया था? कहाँ पे? 2025 में ही। तो ये तो देहरादून में किए गए थे, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रीय फिल्म उद्योग चेन्नई में स्थित है जो तमिल भाषा का फिल्म बनाता है? बॉलीवुड नहीं, तो ये तो मुंबई में हो जाएंगे। टॉलीवुड नहीं, कॉलीवुड नहीं, मॉलीवुड नहीं, तो होगा कौन जी? जो चेन्नई में बनाया जाएगा तो उसे शायद कॉलीवुड के नाम से हम सब जानते हैं। तो 29 का सही आंसर सी हो जाएंगे, जो कि कॉलीवुड। बॉलीवुड तो के लिए तो मुंबई है भाई, लेकिन यहाँ चेन्नई दक्षिण भारत में तो वह तमिल भाषा का पिक्चर बनाते हैं जिसको कॉलीवुड कहा जाता है। अगले प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या किया जाएगा? आप दिमाग लगा सकते हैं कि उज्ज्वला योजना में गैस दिया गया था, लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं, ग्रामीण परिवार में मोबाइल फोन नहीं, ऐसा कोई योजना नहीं, महिलाओं को LPG गैस का कनेक्शन दिया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न आइए। बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा खो देता? कंप्यूटर का प्रश्न है। तो ये रैम है, ऐसा होता है रैम के साथ कि अगर बाई चांस बिजली बंद हो जाए तो मेमोरी अपना समस्त संग्रहित डेटा को खो देता है। और यहाँ देख लीजिए कुछ कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म है, जैसे CPU का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क, HTML का क्या हो जाएंगे? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP के क्या हो जाएंगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस तरीके से कंप्यूटर के ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, भारत के निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति को वित्तीय समिति कहा जाता है? अब एक बात बताइए, वित्तीय मतलब पैसा का देख रेख जो करने वाला समिति। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण संबंधी समिति नहीं, ये स्पेशल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए थोड़ू पैसा का देख रेख करेगा। याचिका समिति नहीं, प्राक्कलन समिति इसका सही आंसर होंगे, क्योंकि प्राक्कलन समिति का कार्य है वित्तीय समिति माना जाता है, और यह रुपया पैसा कौड़ी के विशेष चीजों का देख रेख करता है, इसीलिए आंसर इसका 3 हो गया। जैसे यहाँ देख लीजिए, प्राक्कलन समिति के बारे में बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार यह 1950 ईस्वी में जॉन मथाई के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन हुआ। प्रश्न पूछेगा, प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में। किसके सिफारिश पे? तो जॉन मथाई के सिफारिश पे यह हुआ था। इसमें सदस्य की संख्या कुल 30 होती है, अर्थात प्राक्कलन
समिति में टोटल सदस्य की संख्या कितने होते हैं? 30 होते हैं। और इसमें सदस्य कौन होते हैं? तो इस समिति के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। अर्थात प्राक्कलन समिति में कहाँ के रहेंगे? तो लोकसभा के रहेंगे। और चुनाव प्रक्रिया जो है, लोकसभा सदस्य अपने बीच से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार इसका चुनाव करता है। कार्यकाल 1 वर्ष के होते हैं। और इसके अध्यक्ष क्या करते हैं? तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी सत्ता पार्टी अर्थात जो जीत लोकसभा अर्थात प्रधानमंत्री जिसके बने होंगे वो सत्ता दल में से एक होते हैं, जिसका जो नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। अर्थात प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अर्थात उसमें जो वो जो जीत वाली पार्टी होगी उसी पार्टी से एक व्यक्ति चुने जाएंगे, और जो लोकसभा अध्यक्ष उसको क्या करेगा? चलिए मनोनीत करेंगे। 23 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व मौसम विज्ञान दिवस को आधिकारिक विषय थीम क्या था? मतलब 2025 में जो वैसे 23 मार्च को प्रत्येक साल मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो जो 2025 में मनाए गए, जैसे 26 में भी मनाए गए हैं तो 26 का भी थीम देख लेंगे। तो 2025 में जो मनाए गए हैं उसका थीम क्या था? प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना, यही था, प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना। पर हमें ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो इसकी जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाई जाती है 23 मार्च 1950 ईस्वी से, इसका मुख्यालय जिनेवा का स्विट्जरलैंड में है। और 2026 की थीम थी आज का अवलोकन कल की सुरक्षा। अगर हम आज किसी चीज को अवलोकित करते हैं तो वह कल हमारे लिए क्या बनेगा? सुरक्षित बनेगा। ये 23 मार्च के जो थे उसके थीम थे। निम्नलिखित में से कौन सा यूजर को माउस का उपयोग करके फाइल डिलीट करने में सुविधा देता है? इसे रिसाइकल बिन तक खींच लाना, या फाइल को कॉपी करना, फाइल को लेफ्ट क्लिक करना, या विंडो को मिनिमाइज करना। क्या पूछा जा रहा है? यूजर को माउस का उपयोग करके फाइल डिलीट करने की सुविधा देती है। देखिए अगर हम फाइल डिलीट करेंगे तो कॉपी तो होगा नहीं, अब लेफ्ट में क्लिक नहीं होगा, मिनिमाइज होगा नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो रिसाइकल बिना तक खींच लेना, मतलब रिसाइकल तक जाने ही नहीं देगा और वहां से उसको डिलीट कर देगा, वहां से भी उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, कॉमन सेंस थोड़ा सा इस प्रश्न में लगा लेना था। सन 1781 ईस्वी में बनारस के क्षेत्रों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध राजा चैत सिंह ने 18वीं शताब्दी में एक विद्रोह किया था। और वो विद्रोह थे कहाँ? तो राजा चैत सिंह थे। कहाँ से? राजा चैत सिंह थे 18वीं शताब्दी 1781 में, जो बनारस के थे। यहाँ कुछ विद्रोह हैं जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे चुआर विद्रोह से फर्स्ट जो क्लास हम लिए थे उसमें प्रश्न पूछा गया था कि चुआर में से संबंधित थे। उसके बाद कोल विद्रोह कब? तो चुआर विद्रोह कब हुआ? 1667 से 1834 ईस्वी में, जो कि जंगल के महल क्षेत्र अर्थात मिदनापुर या बांकुरा या मानभूमि अर्थात पश्चिम बंगाल और ये झारखंड में थे। तो चुआर विद्रोह का संबंध था, जिसमें से संबंध कौन कौन थे? तो जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह और रघुनाथ महतो जो का संबंध है वह चुआर विद्रोह से है। उसी प्रकार कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र या सिंह भूमि, पलामू, हजारीबाग अर्थात ये झारखंड से संबंधित है। इसमें बुद्धू भगत, कोल विद्रोह में बुद्धू भगत, जुआ भगत, मदार महतो या विद्रोह मानकी थे। और संथाल विद्रोह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15 दिन की 15 क्लास की दूसरी क्लास में ये प्रश्न था कि संथाल विद्रोह कब से? 1855 से 56 ईस्वी में। इसमें 4 भाई है वैसे, सिद्धू, कान्हू, भैरव, चांद। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई हैं जो संथाल विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किए थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति के 4 गुना से अधिक गति करता, मतलब जो रॉकेट उड़ते हैं वो ध्वनि गति से 4 गुना, तभी वो अपने पीछे पीछे एक घात को छोड़ते हैं और उसी को कहा जाता प्राध्वनि। मतलब जो यदि कोई ध्वनि है जो कि वस्तु ध्वनि से 4 गुना से ज्यादा उड़े तो उसको क्या कहते हैं? प्राध्वनि कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए एक विमान जो उड़ता हुआ जा रहा, ये प्राध्वनिक चाल से जा रहा। जब आप ध्वनि की बात आई तो जैसे कि इसकी आवृत्ति के अनुसार ध्वनि को 3 भागों में हम बांटते हैं, और उसमें है कौन? तो सबसे कम वाले ध्वनि मतलब कम हर्टेज वाले ध्वनि को अवसरब, बीच वाले को सरब और सबसे हाई वाले को प्रासरब। जो कि अवसरब की जो हर्टेज है वह 20 हर्टेज से कम होता है। अवसरब 20 हर्टेज से कम, सरब तरंग जो 20 से 20,000 हर्टेज के बीच होते हैं, और प्रासरब तरंग जो है वो 20,000
20,000 हर्ट्ज से क्या होता, अधिक होता। देखिए अब सरब जो तरंग है उसे मनुष्य नहीं सुन सकता है। ये भूकंप की तरंगे होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, व्हेल एवं हाथी कुत्ता ये सब सभी इनके आवाज को क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं। लेकिन जो प्रसरब तरंग जो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, यह इसे मनुष्य आसानी से सुन सकते हैं। इसी में इंसान की बातचीत होती है, संगीत, बादल गरजना, चिड़िया और चलचलाहट, मतलब जितनी सारी चीजों को हम सुनते हैं वह श्रव तरंग की ध्वनि होती है। और प्रसरब तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, जो कि इसे तो मनुष्य और नहीं सुन सकता है। चमगादड़ सबसे हाई ज्यादा पावर का ध्वनि प्रध्वनि की होते हैं, जो कि चमगादड़ यही ध्वनि अपने पंख को फड़फड़ा के उत्पन्न करके, और जब कोई ठोस या आगे कोई अवरुद्ध से टकराता है तो उसे सुन करके ही उड़ता है, ना कि चमगादड़ को दिखाई देता है। तो चमगादड़ का उड़ना कौन सी ध्वनि, प्रसरब ध्वनि। डॉल्फिन को भी दिखाई नहीं देता है, सेम टू सेम चमगादड़ वाले स्थिति भी होते हैं किसके साथ, डॉल्फिन के। या चिकित्सा के क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड या सोनार, जो कि सोनार से कल एक प्रश्न पूछे गए थे कि समुद्र की गहराई को मापना, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कल का प्रश्न था वो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या पूछा जा रहा है, रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, सोनभद्र में है। वैसे रिहंद पर जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर ही है, रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर ही है। और ये कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश के राज्य में है। यहाँ कुछ परियोजनाएं हैं, जैसा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, कोयना बांध कोयने नदी पर, सीसैल बांध कृष्णा नदी पर, नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, शरावती जल विद्युत परियोजना शरावतीय नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, पोंग बांध व्यास नदी पर, इक्कू बांध पेरियार नदी पर, इक्कू बांध पेरियार नदी पर, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, मैथन बांध बराकर नदी पर, और तिलैया बांध बराकर नदी पर, और पंचेत बांध दामोदर नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में हो गए, और नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। उड़ी जल परियोजना झेलम नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, अपर इंद्रावती परियोजना इंद्रावती नदी पर ही, और कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास परियोजनाएं हैं, इसे आप अवश्य याद रखिए। चलिए क्या है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का सृजन हुआ था, मतलब कौन से अधिनियम आए थे कि जिस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को बनाया गया था, तो वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अधिनियम थे, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स को सबसे पहले भारत के क्या बनाए गए थे, सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो गवर्नर जनरल से संबंधित अगर आज आप ये टॉपिक्स अगर कवर कर लेते हैं, तो आज के बाद जीवन में आपको कभी गवर्नर जनरल का प्रश्न कभी छूटेगा नहीं, इसलिए इसको फोकस कीजिए गौर से। जैसे प्रश्न पूछ दिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो कि यह पद बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। मतलब 1773 ईस्वी में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस एक्ट के तहत ही बंगाल के एक गवर्नर जनरल बनाए गए, और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। क्यों? क्योंकि जब 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट आए, जब 1833 ईस्वी के, जैसे सबसे पहले गौर कीजिएगा, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया, तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, तो इस बंगाल के गवर्नर जनरल का पद को ही समाप्त कर दिया गया, और बोला कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वह अब भारत के गवर्नर जनरल होंगे। इसलिए प्रश्न पूछेगा कि भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम में इसका सृजन हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। अब प्रश्न पूछेगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जिस तरीके से भारत के गवर्नर जनरल से पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ दे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के बने, और वही लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। जब 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, तो इस लॉर्ड कैनिंग को
भारत का गवर्नर जनरल के पद पर से इस पद को समाप्त कर दिया गया और उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। तो प्रश्न पूछेगा भारत का वायसराय पद का सृजन कब हुआ? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ, जो कि भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल पद के स्थान पर ही भारत का वायसराय पद आया, इसलिए लॉर्ड कैनिंग यहां आंसर होंगे। अब देखिए कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने। क्यों? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 आया तो जो भारत के वायसराय थे उसके जगह पर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने, और यही जो भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी बना, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के जगह पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन पहले बने, उसके बाद सी राजगोपालचारी बने। तो जो सी राजगोपालचारी थे वह भारत के थे, इसलिए प्रश्न पूछेगा भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। तो इसमें प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना। यहां से लगभग 20 प्रश्न से ज्यादा बन रहे हैं, 20 प्रश्न से ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए इन सभी चीजों को आप क्या कीजिए, दिमाग में बैठाइए। ये हमारे 39 नंबर प्रश्न 2025 की शुरुआत में किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय खेल के 38वें संस्करण की मेजबानी किया था? तो ये 39 का सही आंसर हो जाएंगे डी, उत्तराखंड में इसका मेजबानी किया गया था। और ये हमारे लास्ट प्रश्न, अंत भला तो सब भला, 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र बने? तो यहाँ 70। तो इस हिसाब से 15 दिन की 15 क्लास में आज हमारी तीसरी क्लास थी, और हम उम्मीद रखते हैं कि अपने इस तीसरी क्लास को लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं कि ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों क्या हो सके, समझ में आ सके, और अवश्य ही आया होगा ये हम उम्मीद रखते हैं। क्योंकि जितने भी 40 क्वेश्चन में विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स थे उन सभी विभिन्न टॉपिक्सों पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद हमारे द्वारा रखा जाएगा कि अगले जो चौथी क्लास आएंगे उसमें इससे भी ज्यादा प्रश्न हम आपको कवर करवा सकें। ठीक है, तो चलिए बाकी आप सभी लोग तैयारी में अपना लगे रहिए, और हमारे तरफ से जय हिंद, क्लास में जुड़े रहने के लिए।